और करंटली साइंस के क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जाते हैं, फैक्ट्स कम, एप्लीकेशंस ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट? और हम लोगों का स्टडी करने का तरीका सिर्फ फैक्ट्स तक रुक जाता है। द रीजन इज कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम लोग वही तरीका अपनाते हैं, बट जरूरत यह है कि हर सब्जेक्ट में अब आप फैक्ट से ऊपर उठे। फैक्ट्स है, यू शुड बी एबल टू बिल्ड ऑन दैट। उस पर सोचकर आप आगे का कुछ कर सके, कुछ आप प्रेडिक्शंस कर सके, राइट? तो वो ज्यादा यूजफुल होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टुडेस टॉपिक, व्हिच इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टडी करने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड ये यूनिट्स किस लिए होते हैं और हम मेजर क्या करते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज फर्स्ट। सो व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? देखिए, किसी भी फेनोमेनन का, किसी बॉडी का, किसी सब्सटेंस का कोई प्रॉपर्टी अगर है जो हम मेजर कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा हाइट मेजर किया जा सकता है, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेरे बॉडी में कितना मास है ये मेजर किया जा सकता है? यस, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आ रहा है ध्यान में? राइट। सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सम फिनोमेना, सम सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड, इसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और फिर इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ेगा, तो मेजर करने के लिए आएंगे यूनिट्स। ओके, अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को, वैसे तो अब फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे हैं, राइट? हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, बहुत सारे हो गए। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि अगर हम लोग हर चीज को बहुत रैंडमली स्टडी करेंगे तो कोई भी साइंस आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए फिजिक्स में क्या किया गया कि कुछ प्रॉपर्टीज को हमने फंडामेंटल, कुछ क्वांटिटीज को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल दिया, राइट? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? सो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज है। तो सेकंड चीज हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यानी आपको अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, यू विल से सर देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम, राइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, सब आप बता लोगे। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग? क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज? मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ऐसे क्वांटिटीज जो बाकी किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं। जैसे वेलोसिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी देखो यहां पर, मैं अब यहां पर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखना स्टार्ट करता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से बोल दिए हमने? पहला लेंथ, फिर मास, देन टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, then luminous intensity, then बता रहा हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट हो गया है, टेम्परेचर, ओके, और उसके बाद लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने जो मोल बताया, दैट इज द यूनिट ऑफ दिस, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज विच आर प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। So these are fundamental quantities and there are supplementary fundamental quantities. We will talk about it in some time. But ये है 7 fundamental quantities.
अब ये 7 फंडामेंटल क्यों है? सबसे पहली चीज, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। लेंथ सेपरेट है, टाइम सेपरेट है, लेकिन अब दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो इन 7 में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, इसीलिए ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मीनिंग क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, समझते हैं आप सभी, राइट? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्योंकि ये क्वांटिटीज ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी और पर डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी नया आप क्वांटिटी लेकर आओ दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस 7 क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल एरिया। एरिया मतलब क्या होता है? अगर हम लोग कोई एक स्क्वायर ले लें या फिर एक रेक्टेंगल ले, हमें मालूम है ये लेंथ इंटू लेंथ, एरिया कैसे बना? लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ ऑलरेडी कैसा है? फंडामेंटल है। तो लेंथ अगर फंडामेंटल है तो लेंथ इंटू लेंथ इज नॉट फंडामेंटल, उसको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। उन्हें क्या कहा जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, अब देखिए वेलोसिटी कैसे बना? लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसे बनता है? स्पीड या वेलोसिटी जानते हो ना? स्पीड कैसे बनता है? लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम, इससे बना। आगे ध्यान में। या फिर वॉल्यूम कैसे बना? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो इस तरीके से इन सब का यूज करते हुए कोई भी फंडामेंटल, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनाई जा सकती है यूजिंग दिस। तो इन 7 क्वांटिटीज को क्या बोला हमने? फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन इनके साथ साथ और 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज की हमें जरूरत पड़ती है। दोज आर दी प्लेन एंगल्स। ठीक है, तो 2 चीजें यहां पर हम लोग इसमें ऐड करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में। ओके, सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में 2 क्वांटिटीज आते हैं, एक है प्लेन एंगल एंड दूसरा है सॉलिड एंगल। ओके, सो दिस इज सम बेसिक स्टफ। ओके, अब हम लोग इस पर आगे थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड बात आती है, ये मैंने जो बात की है ये क्वांटिटीज है ना, और हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? विच कैन बी मेजर्ड। तो फिर अब मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर करने का जो कुछ भी चीज है ना, वो हम लोग काफी दिने ह्यूमन बीइंग्स जो है, राइट ना, काफी पुराने जमाने से हम लोग मेजर करते आए हैं, राइट? लेकिन हम लोगों का मेजर करने का तरीका और ज्यादा साइंटिफिक होता चला गया। एग्जाम्पल बता दो, यूनिट क्या हो सकता है? आपके गांव में कहीं पर एक वेल होगा, कुआं वगैरह होगा, तो वहां पर पानी कितना है, राइट? तो 2 आदमी। क्या बताया जाता था? 2 आदमी। यूनिट क्या हो गया? 1 आदमी मतलब यूनिट। 1 आदमी मतलब यूनिट। और उसमें फिर ऐसे 2 आदमी एक के ऊपर एक खड़े करो तो उतना पानी उस कुएं में है। ऐसा ही बताया जाता था कि नहीं? या फिर मुझे टेबल बनाना है, कौन से साइड का? 3 विथ बाय 2। करेक्ट? घरी आई तांदूळ किती मांडू? 2 ग्लास। यूनिट क्या है? ग्लास। यूनिट क्या है? ग्लास। देखो, यूनिट्स हम लोग बहुत ज्यादा हमारे रेगुलर लाइफ में यूज करते चले आए, राइट? अब ये यूनिट मतलब क्या समझ में आ गया? यूनिट मतलब क्या बता देता हूं, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर मेजर जिसमें हम लोग बाकी सब मेजर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल घर पे कभी भी आपको अगर कुछ भी चीज मेजर करना हो तो आप ग्लास में यूज करते हो, राइट ना? आपको अगर राइस मेजर करना है या फिर बाकी कोई चीज मेजर करना है तो आप लोग क्या करते हो, राइट? ग्लास से मेजर करते हो। तो ग्लास आपका यूनिट हो गया। अब क्या होता है, वो 1 ग्लास यानी आपका यूनिट, राइट? और फिर आप क्वांटिटी मेजर करते हो, राइट? तो आपको 4 ग्लास लेना पड़ा, मतलब आपने 1 ग्लास कितने बार रिपीट किया? 4 टाइम्स। तो इसीलिए वो हम लोग लिखते हैं 4, राइट, ग्लास। इसमें से यूनिट कितना हुआ? 1 ग्लास, और वो कितने बार रिपीट हुआ? 4 टाइम्स। ये हो गया यूनिट, राइट? लेकिन फिर अब यूनिट्स में थोड़ा सा आगे बढ़ना जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं। ये तो यूनिट्स की बात थी।
स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब क्या? अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गांव के कुएं में पानी कितना है, किसी ने बता दिया कि एक आदमी। हाँ राइट, आपको लगेगा हाँ मैं आराम से चलूंगा। अब एक आदमी मतलब मेरे जितना कि 4 फुट? क्वेश्चन है, एक ग्लास या 2 ग्लास, लेकिन कितना बड़ा ग्लास, राइट? उसमें भी अब मैं गन्ने का रस पीने के लिए कहीं पे जाता हूं तो एक छोटा ग्लास, मोटा ग्लास, एक ग्लास मैं मांगता हूं 1 ग्लास जूस दे दो, वो बोलता है कौन सा ग्लास, राइट? देखो स्टैंडर्ड यूनिट की डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट में 2 प्रॉपर्टीज होने ही चाहिए। एक, वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, और दूसरा, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हमारे घर के बाहर कोई तो भी एक औरत कुछ बेचने के लिए आती है, राइट? यानी चने या कुछ तो भी बेचने के लिए आई हुई है, राइट? और उसका जो कुछ भी रहता है पाइली यूनिट, हम लोग जो जनरली यूज करते हैं, राइट? और वो बताती है कि इतने रुपीज पर पाइली, राइट? और फिर हमारे घर में से कोई तो बोलता है नाही पण पाइली आमच्या घरची वापरा लागेल, आणि मग होते नाही नाही आमच्या घर तुमच्या घरची पाइली नहीं। रीजन इज क्योंकि 1 पाइली उसके लिए, राइट, वो जो औरत बेचने के लिए है उनकी पाइली, उसका वॉल्यूम जो है वो कम होगा, और हमारे घर का जो है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो 1 पाइली उसके लिए और हमारे लिए सेम हुआ क्या? तो ऐसी चीज यूनिट करके काम की कर सकती है क्या? नहीं। वैसे तो आप क्या करोगे फिर, यानी पड़ोसी के घर से जाके बड़े ग्लास से 1 ग्लास चक्कर लेके आओगे और छोटे ग्लास से 1 ग्लास वापस करके आओगे, राइट? यूनिट होना चाहिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सभी को पता होना चाहिए कि 1 पाइली मतलब इतना ही, 1 मीटर मतलब इतना ही। इसीलिए हम लोग वो पुराने जो कुछ भी मेजरमेंट्स थे वो नहीं यूज करते, राइट? अगर प्लॉट मेजर करना है तो 10 कदम बाय 40 कदम, राइट? तो फिर क्या करेगा, जो जिसको लेना है ज्यादा से ज्यादा 1 कदम, जितना ज्यादा ले सकते हैं, राइट? स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है, इसलिए हम लोग यूनिट्स के स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया ने यह माना कि पूरी दुनिया में एक ही अगर स्टैंडर्ड होता है यूनिट्स का, देन इट विल बी इजियर फॉर होल वर्ल्ड टू कम्युनिकेट, आपस में बात करना, साइंस को आगे बढ़ाना, मिलकर काम करना, ये सारी चीजें इजीली पॉसिबल हो पाएगी, राइट? और इसीलिए हम लोगों ने उसमें एक चीज बताई कि इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सबको सेम लगना चाहिए। अब दूसरी और एक बात है, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। मतलब क्या? बात ऐसी है कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज का मेजरमेंट यहां पे इंडिया में किया, यहां पे वरोरा में किया, या फिर सॉरी नागपुर में यहां पे किया, राइट? और कहीं पर जाकर मुझे वही चीज फिर से एक मेजर करनी रही कहीं और जाके, लेकिन यहां पर मैंने जो यूज किया इंस्ट्रूमेंट वो वहां पर मुझे नहीं मिलने वाला। सपोज ऐसा अगर होता है, देन उस यूनिट का कुछ यूज नहीं है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैं कहीं पर यानी यहां पर आया हुआ था, तो मुझे एक कोई तो भी एक छोटा सा पीस मिल गया चौक का सपोज, राइट? और मुझे मेजर करना था कि ये डस्टर का लेंथ कितना है, तो मैंने ऐसे मेजर करना स्टार्ट किया, 1 चौक सेकंड, राइट? दूसरा चौक कुछ तो भी इतना है, मतलब मैं बोलूंगा 1.8 ऑफ दिस चौक। मेरा यूनिट क्या बन गया? लेंथ ऑफ दिस चौक इज माय यूनिट, लेंथ ऑफ दिस चौक इज माय यूनिट। एंड देन वो कितने बार आया, इससे मैंने इसका लेंथ मेजर कर लिया। आपको मेजरमेंट का मतलब समझ में आने लग गया क्या? पक्का? ओके। तो अब बात ऐसी है लेकिन कि मैं अब दूसरी जगह पर जाकर किसी ने मुझे पूछा कि कितना लंबा था डस्टर, तो मैं बोलूंगा 1.8 ऑफ दिस चौक, राइट? लेकिन ये चौक मुझे मेरे पास वहां पर अवेलेबल रहेगा क्या? और अभी इसकी कितनी लेंथ है मुझे वहां पर मालूम रहेगी क्या? तो क्या मेरा ये जो कुछ भी मैंने यूनिट बनाया वो वहां पर इजीली रिप्रोड्यूसिबल है? नहीं है, राइट? क्या ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? नहीं है। इसीलिए अब हम लोगों ने, पूरी दुनिया ने क्या किया कि हर चीज के एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लिए हैं। ओके? अब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है, इसमें बेसिकली सिस्टम्स होते हैं मेजरमेंट के, हम लोग MKS या फिर SI सिस्टम जो बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, उसकी बात करेंगे। उसमें लेंथ के लिए हमने जो यूनिट डिफाइन किया है दैट इज मीटर्स, उसका सिंबल होता है स्मॉल m। मास के लिए हमने किलोग्राम, सिंबल इज kg।
टाइम के लिए सेकंड्स, एस, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, टेम्परेचर के लिए केल्विन, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ओके, सो ये आपके स्टैंडर्ड फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, ये उसके फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, वो इसके सिंबल्स। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड उसके सिंबल। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, आप लोग कर सकते हो, जब मैं बता रहा हूं उसी वक्त आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो ये यूनिट्स आपको याद भी रहने चाहिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और ये सिस्टम मैं बता दूं, कौन सी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा सिस्टम, राइट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, राइट। ओके, सो ये यूनिट्स हुए, और उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब आपको लग रहा होगा सर ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्यों है, फिर से समझ लो, ये दो क्वांटिटीज इन साथ में नहीं एक्सप्रेस हो सकते, राइट, इसलिए ये दो क्वांटिटीज हमने एडिशनली लिए हैं। उसमें से एक प्लेन एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल है। तो प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है वो होता है रेडियंस, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल यानी आरएडी इस फॉर्म में लिखते हैं। और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन, SR। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा टाइम लेकर फिर से इन क्वांटिटीज को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेंथ मेरे ख्याल से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेंथ क्या होता है, यू नो इट। मास, मास के बारे में कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों के दिमाग में। हम लोग वेट को मास समझ बैठते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। वेट यानी एक्चुअली फोर्स होता है। वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, मालूम है सभी को, मास इंटू जी, एम इंटू जी, राइट। वो भी एक टॉपिक है, हम लोग उसके बारे में किसी और क्लास में बात करेंगे। लेकिन मास मतलब समझ में आना चाहिए यहां पर। टाइम सेकंड्स, राइट, टाइम भी मालूम है, लेकिन ध्यान में रखना टाइम इज मोस्ट डिफिकल्ट क्वांटिटी टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल हम लोग बोलते हैं कि हमें समझ में आ गया है, इट्स ओके, राइट। टाइम का यूनिट है सेकंड्स। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट ये क्वांटिटी सभी को मालूम है, वैसे करंट की बात हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सम पॉइंट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब यहां पर आप लोगों को इस चीज को समझना है। तो मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट जिसके लिए आई ऐसा सिंबल हम लोग यूज करते हैं, इज Q बाई टी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देखकर आप लोगों को एक चीज ध्यान में आ जानी चाहिए कि इसमें से अगर I फंडामेंटल है, T फंडामेंटल है, तो Q को हमने क्या बोलना चाहिए, डिराइव्ड क्वांटिटी, Q चार्ज। पहले ये फॉर्मूला समझ में आया क्या सभी को कि नहीं आया? आ गया ना। देखो कैसा होता है, सपोज कोई वायर है या कोई पॉइंट है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी वगैरह लगा के रखा हुआ है, तो इस पॉइंट में से चार्ज इधर से जा रहा होगा, सपोज, राइट ना, करंट फ्लो हो रहा है, तो पर सेकंड कितना चार्ज, कितना कूलम गया वहां से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, I। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो फिर Q क्या बन गया, I इंटू टी। आ रहा है ध्यान में? ओके, सो I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, T मतलब टाइम, तो ये बन गया चार्ज। तो अब मुझे बताइए चार्ज कैसी क्वांटिटी हुई,
डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी, और वो होता है I इंटू टी। अब उसके हिसाब से I का यूनिट कितना है? I का यूनिट कितना है? एम्पियर। T का यूनिट क्या है? सेकंड। तो चार्ज का यूनिट क्या होना चाहिए? एम्पियर इंटू सेकंड। चार्ज का यूनिट क्या होना चाहिए? एम्पियर इंटू सेकंड। और ये करेक्ट यूनिट है, सिर्फ उसको हम कूलोम्ब बोलते हैं, है ना? आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, हमने तो पढ़ा है चार्ज का यूनिट होता है कूलोम्ब, चार्ज का यूनिट होता है कूलोम्ब, करेक्ट। लेकिन 1 कूलोम्ब का मतलब 1 कूलोम्ब का मतलब होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड, राइट? अगर किसी पॉइंट से 1 सेकंड के लिए, डेफिनेशन समझ रहे हो? इस पॉइंट से अगर पूरे 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट बहता रहा तो उस पॉइंट से टोटल चार्ज कितना जाएगा? 1 कूलोम्ब। आ गया ध्यान में? तो अब ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी, तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट। 1 कूलोम्ब ये स्टैंडर्ड यूनिट हुआ या डिराइव्ड यूनिट हुआ? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए कौन सा यूनिट रहेगा? डिराइव्ड यूनिट। एंड डिराइव्ड यूनिट जो होता है, ये डिराइव्ड यूनिट इन सातों के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, जैसे कि कूलोम्ब को 1 कूलोम्ब को 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड लिखा जा सकता है। आया ध्यान में? ओके, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मतलब तो समझते हो ना, क्या होता है ल्यूमिनस मतलब? जहां से लाइट मिल रहा है, रोशनी मिल रही है, राइट? तो उसका इंटेंसिटी वो मेजर करने के लिए यूज क्या हो रहा है? कैंडेला। टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर मालूम है? टेम्परेचर यानी बताने की जरूरत है क्या? व्हाट इज टेम्परेचर एक्चुअली? टेम्परेचर इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, राइट, प्रेजेंट इन द बॉडी, राइट, या सिस्टम। उसका और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमें तब आएगा जब हम लोग उससे रिलेटेड चैप्टर स्टडी करेंगे। एंड लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करना चाहते हैं, मतलब क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स। एक्चुअली 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हमें मालूम है? एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 6.023 या 024 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो दैट इज द एवोगाड्रोस नंबर। इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल में होते हैं। तो कोई भी जगह पर पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसे हम लोग बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो दीज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आप सभी को मालूम है, आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, राइट? लेकिन उस प्लेन एंगल का ये यूनिट शायद आपको नया लगता हो, रेडियंस, राइट? लेकिन अगर आप, जैसे बताया आप लोगों ने कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, सो इस रेडियंस के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं। वैसे आपको मैथमेटिक्स में भी रेडियंस का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए, आप सभी लोगों ने जब भी 2 रेस के बीच में एंगल मेजर किया है, वो इससे पहले डिग्रीज में मेजर किया हुआ है। डिग्रीज ये सेक्साडेसिमल सिस्टम का यूनिट है अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए। रेडियंस ये सर्कुलर सिस्टम का यूनिट है, तो हमने सर्कुलर सिस्टम का यूनिट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी में लिया हुआ है। क्या होता है? अब मैं 1 रेडियन का डेफिनेशन बताऊंगा आपको। 1 रेडियन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, जिसका रेडियस r, ओके, अब आप क्या करो, पहले समझ लो इसे क्या करना है। r लेंथ का एक थ्रेड ले लो, थ्रेड समझते हो ना, राइट? और उस थ्रेड को ऐसे रखते हुए चले जाओ, तो ये मैंने आर्क ए बी मिल गया मुझे, ठीक है? तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना हुआ? 1, सॉरी r, लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना हुआ? r, और ये रेडियस कितना है? r। तो इस केस में यहां पर जो एंगल हुआ ये 1 रेडियन है। इस तरीके से लिखते हैं 1 रेडियन पावर में c, ठीक है? ये एंगल कितना हुआ? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या है फिर से बता दूं, किसी भी सर्कल में उसके रेडियस जितना आर्क लेकर उसने सेंटर पे सबटेंड किया हुआ एंगल मतलब होता है 1 रेडियन, ठीक है? अब फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर रेडियस बढ़ा दिया तो क्या होगा? रेडियस बढ़ा दिया तो भी
एंगल वही रहेगा, क्योंकि यहां पे रेडियस बढ़ा तो आर्क लेंथ भी बढ़ा, लेकिन वन रेडियस उतना ही रहता है। ठीक है, ओके। सो अगर आपको वन रेडियन का डेफिनेशन फिर से एक बार क्लियर कर दूं या आ गया ध्यान में? आ गया ध्यान में, ओके। अब कभी भी आपको रेडियंस का मेजर करना पड़ा तो मैं इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूं कि कोई एक सर्कल है, ओके, जिसमें ऐसा एक आर्क ए बी है जिसका लेंथ है एस, लेंथ ऑफ आर्क कितना है एस, और इसका रेडियस कितना है आर। तो ये जो एंगल होता है थीटा, थीटा इज इक्वल टू सिंपली एस बाय आर इन रेडियंस। ठीक है, ये होता है प्लेन एंगल का मेजरमेंट। इन दोनों के बीच में का एंगल इज नथिंग बट एस डिवाइडेड बाय आर। ओके, इससे एक चीज आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, एस की वैल्यू आर हो गई तो थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो गया कि नहीं? इस फॉर्मूले में देखो ना, एस का वैल्यू अगर आर हो गया, एस इज इक्वल टू आर हो गया, तो थीटा कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, तो 1 रेडियन मिल गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन खुद को पूछते हैं कि पूरा एक रोटेशन मतलब कितना एंगल? डिग्रीज में मालूम है आपको, पूरा एक रोटेशन मतलब कितना डिग्रीज? 360 डिग्रीज। शाबाश, पूरा एक रोटेशन होता है 360 डिग्रीज। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि रेडियंस में वो कितना होता होगा। तो आप लोगों को शायद ये मालूम हो कि यहां से लेकर ये जो पूरा लेंथ होता है ये 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस। तो हम लोगों को यस लेना था ना, तो पूरे सर्कल के लिए कितना लेना पड़ा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। कितना एंगल है? 2 पाई। तो एक रोटेशन का मतलब 2 पाई रेडियंस। एक रोटेशन का मतलब, राइट? सो 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। करेक्ट? मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 2 पाई रेडियंस। यस, 360 डिग्री का मतलब 2 पाई। करेक्ट? अब इससे आप बाकी की चीजें कर सकते हो, जैसे अगर मैंने दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया तो 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस। मतलब जो स्ट्रेट एंगल होता है ना एक लाइन में 180 डिग्रीज वाला, उसको हम लोग रेडियंस में कितना बोलेंगे? पाई रेडियंस। 90 डिग्री मतलब कितना होगा? पाई बाय 2। 90 डिग्री मतलब क्या होगा? पाई बाय 2। तो एक्चुअली क्या है, देखो कि एंगल तो हम लोग पहले डिग्रीज में भी मेजर करते थे, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड यूनिट रेडियंस है, इसीलिए हमें रेडियंस भी समझ में आना चाहिए। आई होप आप लोगों को रेडियंस समझ में आ गया है ना? बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। पहली चीज, लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं, राइट ना? ये रेडियंस ऐसा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। पाई टू द पावर सी लिखा कि वो रेडियंस हो गया। जैसे आप ऐसे पावर टू 0 जैसे लिख दिया, ओ लिख दिया, तो वो क्या हो गया? डिग्रीज। वैसे ही पावर में सी लिख दिया मतलब रेडियन। तो दिस इज पाई रेडियन। ओके, अब इस यूनिट की खासियत देखो, इट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्यों? देखो, यस क्या है? लेंथ। आर क्या है? लेंथ। एंगल कैसे बना? लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ लेंथ कैंसिल, तो वो सिर्फ एक नंबर है, राइट? सो ये जो क्वांटिटी है, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दोनों के दोनों, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। ओके, कैसे क्वांटिटीज हुई है ये? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वैसे ही सेकेंडली स्टेरेडियन के बारे में भी कभी कभी दिमाग में आता है। व्हाट इज स्टेरेडियस? स्टेरेडियन इज सॉलिड एंगल एक्चुअली, राइट ना? वो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। सॉलिड एंगल मतलब क्या? तो मैं सिंपली बताऊंगा, आइसक्रीम तो खाते हो, राइट ना? तो उससे आइसक्रीम लेने से पहले कोन है ना, खाली वाला कोन है, तो वो कोन इमेजिन करो। तो उसमें क्या है ना, हम लोगों को बताना है कि वो पर्टिकुलर उसने कोन ऑक्यूपाई किया, राइट? तो दैट इज द सॉलिड एंगल। उसका डेफिनेशन, जैसे ये डेफिनेशन मैंने s डिवाइडेड बाय r किया, तो उसका डेफिनेशन होता है, सिंपली बताने की कोशिश करता हूं, एक स्फीयर इमेजिन करो, ठीक है ना? और स्फीयर इमेजिन करने के बाद उस स्फीयर पे सपोज ऐसा कुछ एरिया ले लो। अब इस एरिया का बाउंड्री की हर लाइन सेंटर के साथ जोड़ दो। कुछ आ रहा है क्या ध्यान में? हाँ, तो ऐसा करने से
यहां पर जो कुछ भी पूरा एरिया ने तैयार किया हुआ एंगल है वो हो गया सॉलिड एंगल, राइट। और उसका मेजर हम लोग फिक्स्ड रेडियन में करते हैं। जैसे एक पूरे सर्कल का टोटल मेजर था 2 पाई रेडियंस, वैसे पूरे के पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल का टोटल मेजर होता है 4 पाई स्टे रेडियन, 4 पाई स्टे रेडियन। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला यस बाय आर था, स्टे रेडियन का फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां का एरिया सपोज ए है, ठीक है, तो यहां का सॉलिड एंगल कितना हो गया, ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड एंगल। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को यहां पर छोड़ते हैं और हम लोग वापस आते हैं फिर से हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरफ, जहां से और कुछ नई चीजें करने की कोशिश करेंगे। अब इस लेंथ के बारे में बात करते हैं, मीटर्स। लेकिन लेंथ के लिए तो सिर्फ मीटर्स ही एक यूनिट नहीं है, कई सारे यूनिट्स हैं। और इन यूनिट्स की बात करते वक्त मैंने पहले तो बताया कुछ तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है, उनको छोड़ देते हैं, राइट। जैसे हम लोगों ने बताया था कि इतने आदमी का हाइट है, राइट, वो यूनिट हमने छोड़ दिया। या फिर और एक यूनिट होता है इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में अगर पिच 1 2 3 22 पर्यंत मोजलं तर जमल का? तुम्ही क्रिकेट खेलता है सगळे, हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग को मालूम है 22 यार्ड्स रहता है, तो हम लोग इतने साइंटिफिकली परफेक्ट है कि ये परफेक्टली 1 यार्ड हो जाता है, फिर ये 22 बार कर लिया कि हमारी पिच तैयार हो गई। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा कर सकते हैं क्या? तो हमने ये वाला जो यूनिट है, ये यूनिट स्टैंडर्ड नहीं है ना, इसलिए हमारे काम में चल जाता है। इसलिए देखो आज भी हम लोग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं ना, कि नहीं करते? हम लोग हमारे घर पे हमारे लाइफ में नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वहां पे चल जाता है ना। एक्चुअल साइंस में ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है उनको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे यूनिट्स है जो हम लोग को मालूम होने चाहिए, जैसे फुट, राइट ना, क्योंकि आज भी हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं हाइट्स में। अगर आपने देखते हो तो फुट, तो आपको वो कन्वर्जन मालूम होना चाहिए कि 1 फुट मतलब कितना मीटर्स, राइट। अब मैं ये नंबर्स आपको बताने में टाइम नहीं गवाने वाला हूं, राइट। दैट इज समथिंग व्हिच इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड यू आर सपोज्ड टू रीड। ठीक है ना, एक टीचर का काम आपको डेटा प्रोवाइड करना नहीं है, डेटा प्रोवाइड करने के लिए देयर आर बुक्स, राइट। आई एम गोइंग टू हेल्प यू इंटरप्रेट व्हाट इज रिटन इन दोज बुक्स। ओके, सो लेंथ का यूनिट आपको फुट एक मालूम होना चाहिए। लेकिन अब और एक चीज आपको बताते हैं, आपके पास यूनिट तो है 1 मीटर, ठीक है, लेकिन क्या हर जगह पर यह यूनिट एज इट इज यूज किया जा सकता है? तो नहीं। या फिर सपोज यहां पर हम लोग मास की बात करते हैं, किलोग्राम, राइट, किलोग्राम की बात हो रही है। लेकिन अब एक काम करो, आपको अगर सपोज आपके घर पे किसी की शादी होती है, आप सोना खरीदने के लिए जाते हो, आप किलोज में खरीदते हो? नहीं ना। या फिर उल्टी बात और दूसरी बात है, तो आप वहां पर सोना किसमें मेजर करते हो? तोला बोलते हैं, राइट ना, 1 तोड़ा 2 तोड़ा, राइट। या फिर संजय दत्त का डाला 50 तोला, राइट। ओके, सो वट एवर इट इज दैट स्मॉल यूनिट आपको मालूम है। लेकिन बिगर यूनिट, अगर सपोज अब आपको तोला में मालूम है, राइट, अब आपको घर के लिए लोहा खरीदना है, घर बांधायचं आहे, त्याच्यासाठी सळा की विकत आणायचं आहे, वहां पे जाके आप बोलोगे इतना तोला दे दो। नहीं, अब देखो यूनिट तो स्टैंडर्ड हमें मालूम हो गया, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस वेयर वी आर गोइंग टू यूज दोस यूनिट्स, हम लोग उसके स्मॉलर एंड बिगर वर्जन्स तैयार करते हैं, करेक्ट। और ये कैसे बनाते हैं इसकी तरफ हम लोगों को ध्यान देना होगा। अब मैं पहले लेंथ के कुछ यूनिट्स के बारे में बात करूंगा। बता दूं कि यहां पर बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, हम उसमें से कुछ बेसिक, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला हम लोग लेंथ का यूनिट मीटर्स बात कर रहे हैं, राइट। अब मीटर्स रहे या कोई भी यूनिट रहे, उसको कुछ प्रीफिक्स यूज करके उसका स्मॉलर या बिगर वर्जन तैयार किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी इसमें से शायद आप लोगों को कुछ मालूम हो, किलो। किलो मतलब मालूम है क्या आपको? किलो मतलब 10⁻³ वैसे ना हम लोग कई बार कुछ वर्ड्स जो है बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। हम लोग मार्केट में जाते हैं और शक्कर मांगते हैं 2 किलो, राइट। अगर उसने क्या किया, शक्कर के एक एक क्रिस्टल गिनने लग गया तो 2000, क्योंकि 2 किलो का मतलब होता है सिर्फ 2000 ग्राम आया ही नहीं उसमें। किलो इज अ नंबर, किलो इज अ नंबर, किलो इज नॉट मास और समथिंग। किलो का मतलब होता है 10⁻³ यानी 1000।
तो फिर किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। साल कौन सा शुरू है ये वाला? 2 किलो 17। कौन सा साल शुरू है? करेक्ट बोल रहा हूं मैं, मजाक लग रहा है क्या आपको? कौन सा साल शुरू है? 2K17। आप बोलोगे 2 किलो 17, ये 2 किलो साल कहां से लेके आए? क्योंकि आपको किलो यानी सिर्फ क्या मालूम है? दांडी पार्ट घेतलं की बस मोजलं। किलो का मतलब होता है नंबर, कितना? 1000। इसीलिए जब आपको बोला जाता है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का मतलब है 2 किलोस मतलब 2000 ग्राम, राइट? तो इस तरीके से ये किलो जो है ये हो गया प्रीफिक्स, जिसने आपको बड़ा यूनिट दिया, मीटर्स। अब आपको दो गांवों के बीच में का डिस्टेंस मेजर करना है तो मीटर से किलोमीटर ज्यादा अच्छा यूनिट है, क्योंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है। किलोमीटर बड़ा हो गया नहीं? हाँ, राइट। अब देखो किलोमीटर आया, वैसे ही और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस है। आप बता सकते हो कौन से मालूम है आपको? बहुत सारे मालूम है, राइट? बहुत सारे मालूम है। ओके, एक किलो मालूम है, मेगा, मेगा है क्या कुछ? मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, या और बड़ा हो गया मेगा, राइट? ये हो गया, शून्य जरा मोजून द्यायचे। हाँ, मेगा। उससे भी बड़ा यूनिट है क्या? गीगा। ओके, 10 टू द पावर 9। ओके, देन टेरा, TE कितना? ये 10 टू द पावर 12। पक्का? सभी कॉन्फिडेंट है या पढ़ना चाहिए? पढ़ना पड़ेगा। कौन कॉन्फिडेंट है? पक्का ऐसा ही है ना? ओके, सो 10 टू द पावर 12। सो ये यूनिट्स जो है हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम लोगों को बिगर डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। आ गया ध्यान में? तो अब क्या होगा देखो, अगर सपोज कहीं पर आपको सपोज बरोरा टू नागपुर, जहां से मैं आया हूं, है ना, 108 किलोमीटर बोला गया। मीटर्स में बोलना पड़ता, मीटर्स में तो बताना पड़ता 108 एंड 000, मतलब 1,08,000 मीटर्स। कितने दूर से आए हो? 1,08,000 मीटर्स। उससे अच्छा 108 किलोमीटर्स अच्छा हो गया यूनिट, राइट? तो हम लोगों ने ये बिगर यूनिट यूज किया, लेकिन ध्यान में रखना किलोमीटर्स ये हमारा ऐसा यूनिट नहीं हुआ, इसीलिए कभी कैलकुलेशंस करने पड़े, राइट? तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो ध्यान में रख लो, किलोमीटर्स जस्ट किलो हटा दो, किलो के जगह पर 1000 डाल दो। कैसे करना कन्वर्जन? ध्यान में आ गया क्या? जैसे 3 किलोमीटर्स कन्वर्जन करना पड़ा कभी, 3 किलोमीटर्स, करेक्ट ना? 3 किलो के जगह पर 1000 और मीटर्स, इतना सिंपल कन्वर्जन होता है। आ रहा है ये ध्यान में? ओके, अच्छा, ये सिर्फ मीटर्स के लिए या हर यूनिट के लिए यूज किया जा सकता है? हर यूनिट के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ क्या हुआ? प्रीफिक्स। ये हुआ बिगर, अगर आपको प्रीफिक्स चाहिए, राइट ना? अब स्मॉलर के लिए इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 10 टू द पावर 3 के लिए बोला, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 हर नंबर के लिए है, राइट? हम लोग जब बचपन में वो छोटा सा बुक रहता है ना, क्या अंकल लिपि समथिंग, राइट? वो हम लोग खरीदते तो उसमें रहता था, अगर याद है तो, जमाने पहले की बात हो, वैसे याद नहीं होगा, राइट? बट स्टिल वो होता है और आप लोग उसे स्टडी कर सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। स्मॉलर यूनिट्स के लिए मिली, राइट? मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 मिली, मिलियंथ पार्ट, राइट ना? देखो कैसा होता है ना, सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 100th पार्ट, सेंचुरी, सेंट मतलब 100, सेंटीमीटर, मीटर के 100 पार्ट करके उसमें से एक ले लिया। मिलीमीटर, मीटर के मिलियन पार्ट, 1000 पार्ट करके उसमें से एक पार्ट ले लिया, राइट ना? ओके, सो मिलीमीटर यानी 10 टू द पावर -3, फिर माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, देन
पिको, यस, 10 to the power -12 एंड फेम्टो, पिको के बाद क्या आता है? पिको के बाद क्या है? 10 to the power -15 के लिए क्या है? फेम्टो होता है ना? ओके, so femto 10 to the power -15 and you can go on, there are lot many. So these are basically important things, जिसमें मैं सेंटी एक ऐड कर दूंगा 10 to the power -2. ठीक है ना? देखो आप लोगों ने सेंटीमीटर पढ़ा है, सेंटीग्राम भी तो हो सकता है, कि नहीं? कभी यूज नहीं करते, लेकिन सेंटी का मतलब समझ लो. सेंटी मतलब क्या? सेंटी म्हणजे तुम्हाला वेगळी माहिती आहे, लई सेंटी राहतात बोलतो ना, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सेंटीमीटर्स, मीटर के 100 पार्ट करके उसमें से एक उठाया. ये मैं जो बोल रहा हूं समझ में आया क्या? देखो सेंटीमीटर कैसे बनेगा. एक पूरा 1 मीटर का लेंथ ले लो, उसके 100 इक्वल पार्ट कर दो, 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना. उसमें से एक छोटा बचेगा, उतना मतलब क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर. आ गया ध्यान में? तो अब जब भी हमको स्मॉलर कुछ यूज करना रहता है तो हम लोग ये यूज करते हैं. अच्छा, क्या कहीं पर आप लोगों को मालूम है जहां पर हम लोग मिलीमीटर्स वगैरह यूज करते हैं? कहीं पर किया है कुछ मेजर मिलीमीटर्स में? स्केल में होता है क्या? हाँ, स्केल में सेंटीमीटर होता है. सेंटीमीटर में 10 लाइंस होते हैं छोटे, राइट ना? उसमें से एक लाइन कितना है? मिलीमीटर है क्या? कितना है वो? 1 मिलीमीटर होता है, पक्का? ओके ओके, वेरी गुड. यस, इट इज 1 मिलीमीटर. भाई समझ लो, एक्चुअली वो ऑलरेडी सेंटीमीटर था ना. सेंटीमीटर के 10 पार्ट करना मतलब समझ लो. सेंटीमीटर मतलब क्या था? कंफ्यूजन होता है क्या इसमें? होता है क्या? नहीं होता है ना? नहीं होता है तो वेरी गुड. अगर होता भी है तो भी वेरी गुड, ठीक है. ओके, देखो अगर हम लोगों ने सेंटीमीटर की बात की, ये सपोज 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 into 1/100 मीटर. सेंटी 1/100, 100 पार्ट करके उसमें से एक 10 to the power -2 लिखता हूं. अच्छा, आपको मालूम है ना 10 to the power -2 मतलब ही 1/100 होता है. इतना तो जानते हो आप. वेरी गुड, वेरी गुड. सो ये हो गया 10 to the power -2 मीटर, मतलब ये 1/100 मीटर. मतलब आपने ऑलरेडी मीटर के कितने पार्ट करके? 100 पार्ट करके उसमें से कितना लिया है? 1 लिया है. अब उसके आपने फिर से 10 पार्ट कर दिए. कितने पार्ट कर दिए? 10 पार्ट. तो ये कितना हो गया? 1/10 ऑफ सेंटीमीटर. ठीक है, ये पार्ट कितना हुआ? 1/10 सेंटीमीटर. लेकिन 1/10 इंटू सेंटीमीटर यानी ऑलरेडी कितना है? 1/100 मीटर. तो ये कितना हो गया? 1/1000 मीटर्स. मतलब 10 to the power -3 मीटर्स. तो ये स्मॉल, वो जो स्केल में स्मॉल जो एक छोटा डिस्टेंस था वो कितना था? मिलीमीटर में. करेक्ट ना? आ गया ध्यान में? ओके. और कहीं पर अगर आपको बहुत छोटा सा डिस्टेंस मेजर करना रहा है ना, कैसा छोटा सा डिस्टेंस? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही स्मॉल होने वाली एक कोई चीज जो मेजर करना चाहो अगर आप, राइट ना, लेट्स से इस पेन का जो कुछ भी ये ऊपर का पार्ट है उसका विड्थ मेजर करना था. ये किलोमीटर में मेजर करोगे क्या? उसके लिए स्मॉलर यूनिट चाहिए रहेगा. अच्छा यूनिट कौन सा है? मिलीमीटर, है ना? ओके. तो अब डिपेंडिंग अपॉन कहां पे यूज करना है, हम लोगों ने मिलीमीटर, सेंटीमीटर सब कुछ यूज कर लिया. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वहां पर ये है कि हर चीज मीटर में आ रही है ना, सेंटीमीटर, राइट ना, किलोमीटर. हम लोग मीटर का सफिक्स लगा के नंबर यूनिट सिर्फ ले रहे हैं साथ में क्वांटिटी के लिए. ओके, तो ये हो गए प्रीफिक्सेस. आफ्टर दैट लेंथ के और कुछ यूनिट्स की बात करते हैं. एक यूनिट है एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम ये लेंथ का यूनिट है जो एटॉमिक स्केल पर यूज होता है. एटॉमिक स्केल पर, एटॉमिक स्केल पर मतलब एक एटम का सपोज रेडियस निकालना है ना. वैसे वो कैसे निकालते हैं वो बाद में की बात है, लेकिन एक एटम का रेडियस गिनना है तो वो किलोमीटर्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में पॉसिबल ही नहीं है बताना. वजह आपको बता दो, 10 to the power -15 के -10 के रेंज में, करेक्ट ना, होता है एटम का रेडियस. न्यूक्लियस का रेडियस 10 to the power -15 में होता है. म्हणजे एक लक्षात घ्या,
10 to the power 10 एटम्स, 10 to the power 10 एटम्स अगर हमने एक के बाजू में एक रखते चले गए तो उसकी लेंथ नियरली कितना होगा 1 मीटर। एटम का अगर सपोज अगर एटम का रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम के करीब है 10 to the power -10, इसका मतलब 10 to the power 10 एटम्स अगर हमने एक के बाजू में एक रखते चले गए, राइट ना, तो अंदाजे जो लेंथ तैयार होगा वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1 मीटर वगैरह होगा। मतलब ध्यान में रखो कि अगर आपने 1 करोड़ एटम्स एक के बाजू में एक रखे तो mm में डिस्टेंस मिलेगा, 1 करोड़ एटम्स तो कितना स्मॉल होगा एटम? अगेन एंगस्ट्रॉम इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। 1 एंगस्ट्रॉम इज एक्चुअली 10 to the power -10 मीटर्स, और इसे लिखा जा सकता है 10 नैनोमीटर्स में लिखा जा सकता है इसको 0.1 नैनोमीटर्स, 0.1 नैनोमीटर्स, 10 to the -1 नैनोमीटर्स। राइट, ये दूसरा जरूरी नहीं, ये आप ध्यान में रखो तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, ये यूनिट समझा दूं क्या? एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। 1 मीटर लेंथ के 10 to the power 10 पार्ट करते हैं। ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, 10 to the power 10 नंबर नहीं समझ में आया, इसलिए थोड़ा सा सिंपल करता हूं। 1 mm के 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 to the power 10, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ? 10 to the power -10 मतलब 1/10 to the power 10, तो 1 मीटर के 10 to the power 10 के पार्ट कर दिए। लेकिन 1 मीटर मतलब 10 to the power 3 मिलीमीटर। क्या आप ये जानते हो? अरे मिलीमीटर म्हणजे काय? 1 मीटरचा 1000वा पार्ट, मग 1000 मिलीमीटर घेतल्यावर काय बनल? 1 मीटर बनल का नाही? डायरेक्ट विचार करायचा, खूप जास्त डोक्याला त्रास नहीं द्यायचा। ओके, सो देखो 10 to the power 3 mm मतलब कितना होता है? 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 to the power 10, तो यहां पर आप देखेंगे 1 mm डिवाइडेड बाय 10 to the power 7। क्या आपको यह मालूम है कि 10 to the power 7 मतलब 1 करोड़ होता है? 1 करोड़ होते कि नहीं होता है? आता याच्यातही विचार पडला, 1 7 0 उसमें भी दिस इज 10 to the power 7 का मतलब 1 करोड़ आ गया ध्यान में? mm। अब बताता हूं आपको 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब। आपके स्केल में 1 mm की वो छोटी लाइन देखी है ना आपने, 1 mm की, उसके 1 करोड़ इक्वल पार्ट बनाओ। कितने बनाने? बस 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़। ठीक है, उसमें से हर छोटा पार्ट रहेगा वो 1 एंगस्ट्रॉम रहेगा। अब 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट बनाने में आपकी क्या हालत होती है आपको मालूम है? मैं बता रहा हूं, उसमें से जो 1 mm है उसके कितने बनाओ? 1 करोड़ पार्ट बना दो, उसमें से हर पार्ट कितना हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम। तो इतना सिंपल यूनिट है ये 1 एंगस्ट्रॉम। वैसे सिंपल ही है, एक बार अगर आप उसके साथ फैमिलियर हो जाओ। सो ये है 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, गॉट इट? समझ में आया? ओके, उसके बाद में लेंथ का और एक यूनिट है जिसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन इज द लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, और ऑप्शन में दिया रहता है, एक रहता है टाइम, एक रहता है लेंथ, और हमको लगता है ईयर तो है, टाइम लिख देते हैं। लेकिन लाइट ईयर किसका यूनिट है? लेंथ का। पुन्हा टाइमच म्हटलं काही लोकांनी। लाइट ईयर, ये लाइट ईयर कैसा क्या यूनिट है बता देता हूं। देखो, कोई तो भी पूछेगा छोटा ताजबाग चौक से आकार फाउंडेशन का ऑफिस कितने दूर है? तो बस 2 मिनट। पूछने वाले ने पूछा डिस्टेंस कितना है, आंसर देने वाले ने बोला 2 मिनट। क्योंकि आंसर देने वाले ने यह सोचा कि एवरेज पर्सन जिस स्पीड से चलता है उस स्पीड से इतना डिस्टेंस चलने के लिए 2 मिनट लगते हैं। तो देखो, अगर एवरेज पर्सन, ठीक है, 1 मिनट में सपोज 20 मीटर चलता हो तो 2 मिनट में कितना मीटर चलेगा? 40 मीटर। तो शायद 40 मीटर का डिस्टेंस है। तो जब किसी ने आपको बोला कि 2 मिनट 2 मिनट का डिस्टेंस है, मतलब 2 मिनट तो टाइम हुआ,
लेकिन उसने 2 मिनट को स्पीड से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस बताया। ये तो हम रेगुलर लाइफ में करते हैं ना, फिर भी हमको लाइट ईयर डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते ही नहीं है ना। हम लोगों का सोचने की आदत जहां पे छूट गई वहां पर पढ़ाई डिफिकल्ट हो जाती है। चलो फिर से थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। क्या बताया, समझ में आया है ना? ओके, लेकिन कैसा है, इसमें बहुत जरूरी है। अब अगर उस बंदे ने, अरे आपने दोस्त को पूछा आकार का ऑफिस कितना दूर है, उसने बताया 2 मिनट, आपको लगा ऐसा कैसा मेरा दोस्त गलत बता रहा है, एक काम करता हूं मैं बीच में रुक जाता हूं, 10 मिनट लगाता हूं, राइट? उसका कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन इंसान का भरोसा नहीं, लेकिन लाइट का है। लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। लाइट की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। तो वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, मतलब गिवन मीडियम में कांस्टेंट होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड बदलती है। मीडियम टू मीडियम लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, लेकिन गिवन मीडियम में लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है। सी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैसे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा अलग होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब फिर से एक बार समझ लेना है आपको कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 1 मीटर में कितना जा रहा है? 3 × 10⁸ मीटर्स, मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकंड। एक सेकंड में लाइट कितना दूर जाता है? 3 लाख किलोमीटर। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस जाता है लाइट? 3 लाख किलोमीटर। तो बात कैसी है? अगर आपको बताना है कि कोई चीज पॉइंट, यानी कोई चीज यहां से, अगर किसी को बताना है कि कोई चीज यहां से 3 लाख किलोमीटर पर है, तो 3 लाख किलोमीटर बताने से अच्छा यह बोल दो कि वहां पर जाने को लाइट को 1 सेकंड लगता है। डिस्टेंस कैसे बताया, समझ में आया क्या? हमने ये नहीं बताया कि वो 3 लाख किलोमीटर पर है, हमने बोल दिया हाँ राइट। अब देखो ये 1 सेकंड की बात हो गई, फिर 1 मिनट में कितना जाएगा? इंटू 60। इंटू 60 मतलब कितना होता है? 180, मतलब 180 lakhs, मतलब 180 lakhs मतलब 1 crore and 80 lakhs। 1 crore and 80 lakhs किलोमीटर 1 मिनट में, है ना? ऐसा बोलते हैं कि सन अर्थ से कितना दूर है? 8.5 मिनट लाइट के लिए। लाइट को सन से जो लाइट निकलता है ना, उसे अर्थ में पहुंचने में नियरली 8.5 मिनट्स लगता है। तो क्या आप अप्रोक्सीमेटली मुझे बता सकते हो सन कितने डिस्टेंस पर होगा? आराम से बता सकते हो। देखो मेरे लिए क्वेश्चन कैसे आते थे, थॉट प्रोसेस कैसे चलना चाहिए। जब हमें बताया, मैंने बचपन में एक ऐड आता था टीवी पे, उसमें बोर्नविटा या कुछ तो भी था, उसमें बताते हैं कि वो पीने से बच्चा स्मार्ट हो जाता है। वैसे होता कि नहीं वो मालूम है, मैंने भी बहुत पिया लेकिन हुआ तो नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी एडवर्टाइज आती थी, उस एडवर्टाइज में ना उस बच्चे को स्टूडेंट पूछते हैं बताओ कि सन से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? वो बताता है 8.5 मिनट। अब वो एडवर्टाइज मैंने देखा था। बाद में कहीं तो भी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे वो याद आया कितना टाइम लगता है? 8.5 मिनट। ठीक है, तो मैंने फिर क्या किया, वहां पर एक काम कर लिया। 1 सेकंड में कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर्स, मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अब सन से लाइट आने को कितना टाइम लग रहा है? नियरली 8.5 मिनट, मतलब 8 मिनट एंड 30 सेकंड्स, राइट। 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 480 सेकंड प्लस 30 कितना सेकंड हुआ? 510 सेकंड्स। तो सन से लाइट को अर्थ में आने के लिए कितना टाइम लगा? 510 सेकंड। और 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलता है? 3 × 10⁵ किलोमीटर। तो सन ने टोटल कितना डिस्टेंस चला? 3 × 510 × 10⁵ किलोमीटर। और आपको बता दूं वो क्वेश्चन मेरा करेक्ट आ गया है कि नहीं? कहीं पे कोई चीज सुनी लेकिन उसे यूज कर लिया। अगर हम लोग ज्यादा बर्डन ना करें और सोचने पर ज्यादा ध्यान दें तो ये हो जाता है। ठीक है, आता है मल्टीप्लिकेशन नाही करून दाखवत, मला खूप कठीण वाटतं। ओके, सो यहां पर अब देखिए
कि अगर आपने ये देखा कि सिर्फ 1 मिनट की बात होती है तो करोड़ में किलोमीटर आ रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर यहां से जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा जिसे बोलते हैं, उसका डिस्टेंस नियरली 300 लाइट ईयर्स है। 300 लाइट ईयर्स का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 300 ईयर्स। अब 1 मिनट का डिस्टेंस क्रोर्स में है, तो अगर आपको वो जो पोल स्टार है उसका डिस्टेंस किलोमीटर्स में बताना पड़ा तो कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे? बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मतलब स्टार्स टू प्लैनेट्स टू गैलेक्सीज, ये डिस्टेंसेस बताने के लिए हम लोगों को एक बहुत बड़ा यूनिट चाहिए था, और ये बड़ा यूनिट है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस and that is equal to distance traveled by light in vacuum in 1 year. ओके, ठीक है। अब आई थिंक लेंथ के लिए इतने सफिशिएंट है। और एक दूसरी चीज यहां पर होती है, लेंथ के और भी कई सारे वेरिएशन आते हैं, जैसे हम लोग एरिया के लिए यूज करते हैं। तो एरिया क्या होता है, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा एरिया बता दूं। एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है? क्योंकि वो लेंथ इंटू लेंथ इस टाइप से बनता है। तो लेंथ इंटू लेंथ टाइप से अगर बनता है तो, लेकिन एरिया एक्चुअली कैसे निकाला जाता है आपको थोड़ा सा बता दूं। सपोज हमारे पास कहीं पर देखो लेंथ कैसे मेजर किया, 1 मीटर, और फिर उसको रिपीट करते चले गए। व्हाट इज मीन बाय 3 मीटर? 1 मीटर 3 टाइम्स। 3 मीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर 3 टाइम्स। कैसे क्या? आपने कपड़े की दुकान में कभी गए होंगे, 3 मीटर्स कपड़ा मांग लो, वो 3 मीटर्स नहीं गिनता है, वो सिर्फ 1 मीटर गिनता है और फिर 3 टाइम्स फोल्ड करता है ना? उसने साइंस हमसे ज्यादा पढ़ा। ओके, तो कितना सिंपल हो गया ना, 3 टाइम्स उसने कर लिया। तो ये एक यूनिट को रिपीट किया। अब एरिया के लिए भी हम लोग एक यूनिट बनाएंगे, उसको रिपीट करेंगे। तो एरिया कैसा होता है? एरिया शुड ऑक्यूपाई समथिंग। जैसे आपके टाइल्स लगा हुआ है तो एक टाइल मतलब हम लोग यूनिट करके यूज कर सकते हैं ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रूम, ऐसा निकालना पड़ा तो हम लोग एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे और कितने टाइल्स है मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया आंसर, राइट। वैसे जैसे देखो, अगर ये 2 मीटर बाय 3 मीटर का है तो इसमें ये 2 मीटर्स, 1 मीटर के 2 पार्ट और ये 3, राइट। इसमें से हर ब्लॉक कितना है? 1 मीटर बाय 1 मीटर। ये ब्लॉक कितना हो गया? 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे कितने ब्लॉक लगे? 6, इसलिए इसका एरिया हो गया 6 मीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं, हम लोगों ने याद कर लिया, रट लेते हैं हम लोग, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन क्यों? इस वजह से, ठीक है। कितने ब्लॉक्स बैठ रहे हैं उस वजह से, तरीके से देख रहे हैं हम लोग। तो 6 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया ध्यान में, ठीक है। तो अब मीटर स्क्वायर ये यूनिट हो गया किसका? एरिया का। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ जो रेगुलर लाइफ में हम लोग रियल लाइफ में यूज करने वाले जो कुछ भी यूनिट्स हैं वो भी आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। जैसे हम लोग प्लॉट खरीदते हैं, उसमें स्क्वायर फीट में बात करने की हमारी ज्यादा आदत होती है। सो वी शुड नो फीट का मीटर में कन्वर्जन, वी शुड नो, तो उससे हम लोग स्क्वायर फीट का स्क्वायर मीटर में निकाल लेते हैं। फिर से हेक्टर, एकर्स, राइट ना। ये यूनिट्स भी आप लोगों को मालूम होने चाहिए। आप लोगों को कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगे, उसका आप यूनिट्स एक बार पढ़कर रख लें, ठीक है। ये हो गया एरिया। उसके बाद में वैसे ही वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटी में हम लोग वॉल्यूम मेजर करते वक्त एक्चुअली उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ये निकालने के लिए जनरली क्यूब वाला सिस्टम हमारे लिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। उसे अब बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मीटर क्यूब रहेगा उसका स्टैंडर्ड यूनिट, क्या रहेगा? मीटर क्यूब। लेकिन कल ही मैं कहीं पर सैंड का ऑर्डर करके आया, घर बनाने के लिए सैंड चाहिए था। उन्होंने मुझे यूनिट देते वक्त क्यूबिक फीट बोला, क्यूबिक मीटर बोलने की जगह पर ये क्यूबिक मीटर में आ गया ना, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब समझते हो क्या?
1 क्यूबिक मीटर का मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक क्यूब बनाओ, उसमें जितना वॉल्यूम आया उसको क्या बोलेंगे हम 1 क्यूबिक। वो फिर शेप कैसा भी रहे लेकिन इतना वॉल्यूम होना चाहिए। अब क्यूबिक फीट का मतलब क्या होगा 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट। जब हम लोग ठीक है ना, सो 1 फीट 1 फीट 1 फीट, तो ये हो गया 1 क्यूबिक फीट, इतना यूनिट है ना। अब आपको मालूम होगा कैसे मेजर करते हैं, हम लोगों का कॉमन सेंस नहीं चलता। वहां पर लोग बोल देते हैं कितना सैंड बुलाया 500 फीट, वो 500 फीट नहीं 500 क्यूबिक फीट था, क्यूबिक फीट, क्योंकि सैंड लेंथ में मेजर होगा या वॉल्यूम में मेजर होगा, वॉल्यूम में। तो 500 फीट थोड़ी लेके आते हैं, 500 क्या लेके आते हैं क्यूबिक फीट, ठीक है। ओके, तो ये वॉल्यूम का यूनिट है। वॉल्यूम का और एक स्टैंडर्ड यूनिट हम जो यूज करते हैं वो है लीटर्स, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए मीटर क्यूब और लीटर्स में कन्वर्जन, लीटर्स एंड मीटर क्यूब में कन्वर्जन हमेशा मालूम होना चाहिए। डू यू नो द कन्वर्जन? 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। वेरी गुड। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। और फिर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लिखना पड़ा तो ठीक है, मैं 1-2 मिनट यहां पर एक्स्ट्रा टाइम देता हूं आप लोगों को। क्या आपको इसमें कंफ्यूजन होता है या फिर हो जाता है इजीली कैलकुलेशन? हो जाता है। नहीं तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ऐसा है कि अगर आपको कहीं पर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना रहा या फिर कोई और चीज करनी है, तो उसमें एक ध्यान में रखना, इसी 1 लीटर को 10 to the power -3 मीटर क्यूब मालूम है आपको। अब आपको सपोज सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, तो क्या करो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब है, तो इसे लिखो 10 to the power -3 इंटू 1 मीटर क्यूब। इज इट करेक्ट? हमने थोड़ी देर पहले यूनिट के बारे में बात की थी। यूनिट क्या है 1 मीटर क्यूब, वो कितने बार रिपीट हुआ 10 to the power -3। क्या मैं 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर का होल क्यूब लिख सकता हूं? हो गया। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 कितना होता है 100 क्यूब। थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 लीटर यानी। इसीलिए आपको एक चीज ध्यान में होगी, 1 लीटर मतलब 10 to the power 3 मिलीलीटर। 1 लीटर मतलब, तो आपको ये ध्यान में आएगा 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इससे थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जेंस भी ज्यादा अच्छे से आपको ध्यान में आने लग जाएंगे। जैसे आपको वाटर का डेंसिटी पूछा जाता है तो आप लिखते हो 1 ग्राम पर सीसी, करेक्ट है क्या? या फिर 10 to the power 3 मीटर, 10 to the power 3 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सीसी। मालूम है कि नहीं? ऐसा ही कुछ है। ओके, तो यहां पर 1 ग्राम पर सीसी क्यों? क्योंकि 1 लीटर पानी का वेट कितना होता है 1 केजी। मालूम है क्या आपको? ये 1 लीटर पानी का वेट कितना होता है? ओके, तो ठीक है। एक काम करते हैं, लेंथ एंड मास यूज करके और एक जो डिराइव्ड क्वांटिटी, लीटर का ध्यान में आ गया। ओके, एक जो और डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। ओके, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या आएगा? केजी अपॉन मीटर क्यूब, मतलब केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो पर वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ गया, तो इसीलिए वाटर का हम लोग 1 ग्राम पर सीसी आ जाता है। एक्चुअली यानी वाटर का डेंसिटी अगर हम लोग लिखते हैं तो आपको ग्राम पर सीसी में मालूम है 1 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है 1 सीएम क्यूब। 1 ग्राम अपॉन 1 सीएम क्यूब। सपोज आप लोगों को इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है?
केजी पर मीटर क्यूब में। तो ग्राम को केजी में कैसे लिखेंगे? 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 केजी, और 1 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 10 टू द पावर -2 मीटर्स क्यूब, मतलब 10 टू द पावर -3 केजी अपॉन 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ये -6, ये -3 ऊपर लेके आओ तो +6 हो गया, +6 -3 मतलब 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। आ गया ध्यान में? अब आपको बता दूं, देखो 1 सीसी मतलब 1 सीसी का, अगर आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना वाटर लिया तो उसका वेट कितना होगा? 1 ग्राम। तो अगर आपने 1000 सीसी ले लिया तो कितना होगा? 1 केजी। लेकिन 1000 सीसी मतलब थोड़ी देर पहले ही लिखा था 1 लीटर, मतलब 1 लीटर पानी का मास कितना होता है? 1 किलोग्राम। कितना होता है? 1 किलोग्राम। ठीक है, तो ये डेंसिटी भी ध्यान में आ गया। डेंसिटी ऑफ वाटर था ये। टाइम का तो जनरल यूनिट आपको मालूम है सेकंड, और ये हर सिस्टम में सेकंड ही रहता है। ठीक है, उसके स्मॉल यूनिट्स माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, ये सब तो किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर का दूसरा एक यूनिट आपको मालूम है, हम लोग जो रेगुलर यूज करते हैं, दैट इज डिग्री सेल्सियस। तीसरा एक और यूनिट है फ़ारेनहाइट, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट कौन है? केल्विन। और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मालूम है क्या? +273 डिग्रीज में जो यूनिट है उसको +273 करने से केल्विन मिलता है, या -273 करने से? +273 करने से क्या मिलेगा? केल्विन में यूनिट मिल जाता है। ठीक, अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, ये यूनिट्स हम लोग अब यानी जैसे ही जो टॉपिक में हम लोग जाएंगे तब आएंगे। अब इसके बारे में और ज्यादा डीप डिस्कशन क्या है, हम लोग और 3 घंटा बात कर सकते हैं अबाउट दिस यूनिट्स, बट आई थिंक दिस इज द टाइम टू स्टॉप विद दिस। लेकिन उसको और एक उसकी प्रॉपर्टी हम लोग शॉर्ट में स्टडी करेंगे, दैट इज डायमेंशन। क्या आपने डायमेंशन स्टडी किया है इसके पहले कभी? ओके, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? देखो कि जो कुछ भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम लोग उसके यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स के पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट ना? तो ये लिखने का तरीका ही हमें क्या देता है? डायमेंशंस देता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज आपको कभी फोर्स के डायमेंशन पूछे गए, ठीक है ना? अब हम लोग फोर्स का यूनिट भी बनाएंगे और डायमेंशन भी बताना है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मालूम होना चाहिए। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया, और एक्सेलरेशन मतलब क्या? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। मालूम है क्या ये? ओके, एक्सेलरेशन का यूनिट कैसा होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू लिखा जाता है m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t माइनस m1 l1 t माइनस 2। ये किसका डायमेंशन हुआ? फोर्स का डायमेंशन हुआ। ठीक है, और इसका यूनिट कैसे बनेगा? आप ऐसा यूनिट बनाएंगे, यूनिट, तो ऐसा यूनिट बनेगा 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड स्क्वायर, राइट ना? तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। इसी को क्या बोला जाता है? 1 न्यूटन। ध्यान में रखना, एक्चुअल में एसआई सिस्टम का यूनिट यही हुआ। फिर हम लोगों ने क्या किया? हर यूनिट को बोलने में आसानी होनी चाहिए करके कुछ नाम दिए, जूल, न्यूटन, हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या यूनिट है? 1/सेकंड। तो 1/सेकंड बोलने में क्या हर्ट्ज था? नहीं, लेकिन हर्ट्ज को भी तो कुछ, हर्ट्ज इतना बड़ा काम किया हर्ट्ज ने, तो आप में से भी कोई बड़ा काम कर ले और उसके भी नाम से हम यूनिट निकाल लेंगे, लेकिन ओके, वो भी है और कुछ बोलने में आसानी जानी चाहिए, इसलिए अब इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ये डायमेंशन, राइट, ये यूनिट। क्या आप लोगों को हर क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना आ सकता है? इसके बाद क्या ध्यान में रखना है आपको? कौन से फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की, ठीक है ना? जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चार्ज लिखा था, है ना? चार्ज कैसे आया था? करंट इंटू टाइम, है ना? चार्ज कैसे आया था, याद है क्या? चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो हम लोग इसे क्या करते हैं लिखते वक्त? करंट का यूनिट, करंट कैसे किया जाता है? इसमें है ना, एम नहीं है, यल भी नहीं है, टी है, राइट? और करंट के लिए ए यूज करते हैं या आई? आई, ए, आई, ठीक।
ठीक है, लेकिन ए यूज करते हैं जनरली, ठीक है। सो A1 T1 ये इसके डायमेंशन हो गए, ठीक है ना। ओके, डायमेंशन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आ गया डायमेंशन? ओके, अब डायमेंशन की खास बात, डायमेंशन क्यों पढ़ते हैं हम लोग? आपके कई सारे प्रॉब्लम्स डायमेंशन से सॉल्व किए जा सकते हैं। द रीजन इज, डायमेंशन की खास बात कैसी है? ओके, अब क्वेश्चन पूछता हूं आपको, ठीक है। 10 मैंगोज प्लस 3 बनानास इज इक्वल टू, you cannot tell. 10 mangoes plus 3 mangoes is 13 mangoes, but 10 mangoes plus 3 bananas, ये क्या हुआ? 10 meters plus 2 seconds. Actually things cannot be equated, added or subtracted if they are of different dimensions. दो चीजें इक्वल होनी है या फिर उनको ऐड करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टर्म्स किसे बोलते हैं मैथमेटिक्स में? टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइंस। तो टर्म्स जो होते हैं, जो ऐड होने वाले, सब्ट्रैक्ट होने वाले टर्म्स हैं, उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। इसका मतलब किसी भी फॉर्मूला में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं इसको, राइट? डायमेंशंस ऑफ LHS एंड RHS शुड बी इक्वल, ठीक है। और दूसरी चीज, लेंथ में लेंथ ऐड किया जा सकता है, टाइम में टाइम, वेलोसिटी में वेलोसिटी, बस फोर्स में फोर्स, फोर्स में वेलोसिटी ऐड नहीं किया जा सकता, राइट? अब वर्क में एनर्जी ऐड की जा सकती है क्योंकि वर्क एंड एनर्जी के डायमेंशन सेम है। आ रहा है ध्यान में? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन किसमें हो सकता है? सिर्फ सेम डायमेंशन की चीजों में। अब इसका फायदा कैसे हम लोग उठा सकते हैं? सपोज आपको कहीं पर एक पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज आर करेक्ट, और वहां पर आपको कुछ 4 फॉर्मूले देखे, आप लोगों को कुछ मालूम नहीं, लेकिन आप लोग कम से कम डायमेंशनल एनालिसिस तो कर सकते हो। तो डायमेंशनल एनालिसिस करो, जो फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है वो पक्का ही रॉन्ग है, लेकिन जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जरूरी नहीं कि वो करेक्ट हो। रूल क्या है, समझ में आया? जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो वो जरूरी नहीं कि करेक्ट हो, लेकिन जो फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है वो पक्का ही रॉन्ग है, ठीक है। समझने में वैसे आसान है। अब देखिए, कहीं पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि ओके, एक आधा सिंपल PV टाइप ऑफ वर्क, ओके, आप लोग PV डालते हो, P into V, राइट? कैन दिस बी एडेड टू फोर्स? PV, राइट ना, ये जो क्वांटिटी है, क्या ये किसे ऐड किया जा सकता है? फोर्स में ऐड किया जा सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हमें चेक करना होगा कि इसके डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के जितने हैं कि नहीं, ठीक है। तो प्रेशर मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और ये वॉल्यूम, राइट ना। वॉल्यूम, ये फोर्स मैं वैसे ही रखता हूं, एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब लेंथ क्यूब, करेक्ट है। तो ये F इंटू एल, क्या F इंटू एल मतलब फोर्स के डायमेंशन हुए? नहीं, एल ज्यादा, लेंथ ज्यादा आ गया ना, लेंथ ज्यादा आ गया कि नहीं? तो क्या ये फोर्स के डायमेंशन है? नहीं है। क्या ये वर्क डन के डायमेंशन है? क्या ये वर्क डन का डायमेंशन है? यस, कारण वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, राइट ना। तो ये हो सकता है। तो अगर आपको कहीं पर पीवी क्या है, पीवी इज एनर्जी, फोर्स, पावर पूछा गया, तो क्या है? एनर्जी। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमें तो मालूम ही नहीं, क्वेश्चन इस तरीके का आया, राइट? पीवी हैज द डायमेंशंस ऑफ, और 4 ऑप्शन देके रहे, तो आप लोगों को लगा हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की, ये खुद ही करना है। पीवी तो क्या करना? उसका डायमेंशन बनाना, राइट ना, और कंपेयर करना किसके साथ? जो आपको क्वांटिटी मालूम है उसके साथ, जिससे आप बता सकते हैं, ठीक है। नाउ सो आई थिंक दिस इज अबाउट डायमेंशंस, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पोर्शन सीखा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इसके साथ आप और भी प्रॉब्लम्स पढ़कर देखो, सॉल्व करके देखो, राइट? आपको अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो वी विल श्योरली हैव सेशन फॉर डाउट्स इन नेक्स्ट, जब भी हमारे पास टाइम रहेगा। लेकिन अभी के लिए आई विल स्टॉप विद दिस चैप्टर। बिफोर दैट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर? एनी क्वेश्चंस? Okay.
सो ठीक है, आई कंसिडर कि देयर आर नो डाउट्स। सिर्फ एक चीज बता दूं आपको, ये चैप्टर अभी साथ में चलेगा हमारे, ठीक है। माय पर्टिकुलर कंसेप्शन इज कि हम लोग कोई भी चैप्टर सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। स्टडी कभी खत्म नहीं होता है ना। मेरे पास मैं 11th 12th को पढ़ाता हूँ जनरली, तो 11th में आने वाले बच्चों को ये बताना पड़ता है मुझे हर बार कि आप लोग 11th में आया हो मतलब 10th छोड़ के 11th में नहीं आया हो, पूरे 10 साल का पढ़ के बाद में 11th में आया हो, तब 11th पढ़ पाओगे, नहीं तो आप पहले का। तो वैसे ही आपका है, आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो भी हम लोगों को हर चैप्टर में ये कंसेप्ट यूज होंगे, ठीक है। तो हर बार में कोई क्वांटिटी, नई क्वांटिटी आती जाएगी। जैसे आज हम लोगों ने सपोज बहुत सारे क्वांटिटीज या बहुत सारे जो कुछ भी चीजें हैं जिनके डायमेंशन नहीं फाइंड आउट किए, हो सकता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं आप, पूछ लिया आर के डायमेंशन क्या है, कैन यू राइट? यू शुड बी एबल टू, आपको लिखते आने चाहिए, ठीक है। सो आज आप लोग एक कोशिश करना स्टार्ट करोगे, आपके पास एक लिस्ट होगा कहीं ना कहीं, तो आपके पास बुक्स तो होंगे, है ना। ओके, तो वो बुक्स जो है, उस बुक्स में लिस्ट भी होंगे बहुत सारे क्वांटिटीज के, डिराइव्ड क्वांटिटीज के। आप वो लिस्ट लो, पढ़ो मत, क्वांटिटी का नाम पढ़ो, सिर्फ रफ बुक लो और उसका खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया इसके बारे में जरूर सोचना। हो सके तो मुझसे पूछो कि सर ये मुझे, क्योंकि एक ही क्वांटिटी का डायमेंशन 10 तरीके से निकाला जा सकता है। लास्ट में क्या, आपको उसका फॉर्मूला चाहिए ना, कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उसका फॉर्मूला चाहिए, उससे आप लोग वो बना सकते हो। तो आपको अगर वहां पर कहीं पर भी अगर तकलीफ जाती है डायमेंशन फाइंड आउट करने में, तो हम लोग, मैं हेल्प करूंगा, आप लोग वो करके देखो, खुद करके देखो और बाद में चेक करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड करते हैं एंड विद इन 5 minutes वी विल start with the next one. Okay, so you can have a break of 5 minutes. Thank you.